नमस्कार दोस्तों। मालदीव काफ़ी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है ये देश इंडिया के लिए। साउथ इंडियन ओशियन में पड़ता है। लक्षद्वीप से कुछ ही किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर दूर साउथ में पड़ता है ये। यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस, और यहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद नसीद, इन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान दिया कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले अपने पार्लियामेंट में। इन्होंने बोला कि अगर हम अपने पूर्वजों के सारे गहनों को बेच दें, मालदीव के लोग अगर अपने पूर्वजों के सारे गहनों को बेचें तो भी उनके ऊपर जो कर्ज है वो उतार नहीं सकते वो लोग। उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया था जो बोला था उन्होंने, ग्रैंड मदर। ये ऐसा उन्होंने क्यों बोला? काफ़ी, हालांकि बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है किसी कंट्री की हायर अथॉरिटी के द्वारा, वहाँ की पार्लियामेंट जो ऑन रिकॉर्ड जाता है स्टेटमेंट सारा, उसमें ऐसा बोलना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कंट्री गुहार लगा रही है देश के वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों से कि ये बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहूँगा जो वहाँ के पार्लियामेंट स्पीकर जो हैं मोहम्मद नसीद ने किया था। ये फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि देखिए, वहाँ पे जो पिछले साल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, आप इसमें पढ़ सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने एक पर्टिकुलर ट्वीट किया हुआ था, उस ट्वीट में भी इन्होंने ये बात बोली हुई थी कि जितना भी रेवेन्यू मालदीव में पिछले साल कलेक्ट हुआ है उसका 53% ये डेट रिपेमेंट में ही चला जाएगा, जो कि काफ़ी अनअफोर्डेबल होगा। ये अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को। अब इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके अंदर डालना चाहूँगा जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं मैप दिखाता हूँ, मालदीव कहाँ पड़ता है। ये हमारा भारत, और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पड़ता है, और यहाँ पे कहीं उसके नीचे मालदीव पड़ता है। इसको मैं और बड़े मैप में दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मालदीव है, ये है भारत, ये लक्षद्वीप आइलैंड, और ये मालदीव है। इसका कैपिटल है माले। काफ़ी छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख के आसपास है, यानी 5,50,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। जीडीपी अगर यहाँ की देखें तो 6 बिलियन के आसपास है। 6 बिलियन जीडीपी बहुत ही कम है किसी कंट्री की। हालांकि कंट्री भी छोटी है, पॉपुलेशन भी छोटी है, लेकिन उस हिसाब से ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। यहाँ की जीडीपी बहुत ही बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए यहाँ ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। इंडिया की जीडीपी जो है 2.7 ट्रिलियन की है, और अगले 5 सालों में इसको 5 ट्रिलियन करने का प्लेज लिया गया था। हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी सरकार, टारगेट फेल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस और भी बहुत से रीज़न रहे हैं। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं इसमें जो टोटल डेट है इनकी 6 बिलियन की तो जीडीपी है, और इनके ऊपर जो टोटल डेट है वो अराउंड 4 बिलियन का। आप सोच सकते हैं किसी कंट्री की 6 बिलियन की जीडीपी और उसके ऊपर टोटल 4 बिलियन का डेट, और उसमें से जो चाइना के ऊपर, चाइना ने इनको डेट में रखा हुआ है। चाइना ने जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस पिछले सालों में प्रोवाइड कराई थी, उसमें चाइना को जो इनको डेट रिपेमेंट करना है वो केवल 4 बिलियन में 3 बिलियन उसी का कंट्रीब्यूट करता है। ये, अब चाइना की बात करूंगा मैं, तो ये काफ़ी पुरानी स्ट्रेटजी रही है चाइना की कि गरीब देशों को पैसा दे के उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस में, फाइनेंशियल डेट में डाल दो, और बाद में जब वो पेमेंट करने में अनसक्सेसफुल रहें, टाइम पे पेमेंट ना कर पाएँ, तो कुछ ऐसा उनके साथ पैक्ट कर लो जिससे वो घाटे में जाए और उनको स्ट्रेटजिक एडवांसमेंट मिले चाइना को उस रीजन में। ये देखिए, इनके बारे में बात करूँगा। काफ़ी ये माशाअल्लाह रहे हैं अपने टेन्योर में। ये पिछले प्रेसिडेंट थे, अब्दुल्ला या अमीन नाम था इनका, और काफ़ी ये प्रो चाइना थे। अभी हालांकि मालदीव में जो गवर्नमेंट है मोहम्मद सोलेह की, वो काफ़ी प्रो इंडिया है, और उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमें डेवलप होना है और आगे बढ़ना है तो इंडिया का साथ वो नहीं छोड़ सकते। काफ़ी प्रो इंडिया है, लेकिन इनका जो टेन्योर था, अभी ये जेल में है, 5 साल की जेल काट रहे हैं, करप्शन का चार्जेस है। इन्होंने हैविली पैसा लिया था चाइना से, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बिलियंस ऑफ डॉलर में कर्ज लिया था चाइना से, और चाइना ने काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे इनको कर्ज दिया था। अभी इनको जेल में भरा गया है, 5 साल की जेल में है ये। अब्दुल्ला यामीन नाम याद रखिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है। अभी चाइना ऐसा क्यों करता है? तो देखिए, ये मालदीव की ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी कंट्रीज़ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई बार पहले ये स्पीच में, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कई बार ये स्पीच में बोल रखा है, चाइना की ये पॉलिसी रही है। चाइना इस तरीके से छोटे देशों को पैसा दे के डेट ट्रैप में फंसाता है, और उसके बाद उनके साथ ऐसा पैक्ट कर लेता है जिससे वो स्ट्रेटजिकली डिसएडवांटेज में चले जाते हैं, और चाइना को वहाँ पे एज मिलती है। सबसे बड़ा एग्जांपल हम श्रीलंका को देखते हैं अगर, तो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका के सदर्न छोर पे, अगर हम देखें दक्षिणी छोर पे, तो हम्बनटोटा पोर्ट है। इसको जब श्रीलंका ने मैत्रीपाला सिरिसेना की जब गवर्नमेंट थी वहाँ पे 2010 से 2014-15 तक, तो काफ़ी वो प्रो चाइना थे, और उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट में चाइना से कर्ज लिया। जब वो देने में असफल रहे तो चाइना ने उनसे पैक्ट किया, जिससे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया था,
और अभी वो हम्बन-टोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज़ पर लेके उस पे काम कर रहे हैं। अभी वो 99 साल होने में बहुत ही समय बाकी है। अब इससे इंडिया को बहुत डिसएडवांटेज मिलता है। आप सोचिए, जो कंट्री यहाँ पे आपको अगर मैं मैप दिखाऊँ चाइना का, तो ये देखिए चाइना यहाँ पे है, आप देख रहे हैं ऊपर। और वो कंट्री अगर यहाँ पे आके अपना बेस बना लेगी, इस हम्बन-टोटा पोर्ट को वो कैसे यूज़ करेगी? ट्रेड के रूप में यूज़ करेगी या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करेगी? किस तरीके से यूज़ करेगी? ये तो कम्प्लीटली उसके ऊपर, क्योंकि उसने लीज़ ले रखा है श्रीलंका से, लीज़ पे ले रखा है उसको। ये इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि अगर कल को, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल को अगर कुछ ऐसी एस्केलेशन होती है, मिलिट्री एस्केलेशन होती है, तो चाइना को बहुत एज मिलेगा यहाँ पे अगर उसका बेस बना रहेगा तो। और वो और भी एज मिलेगा अगर जैसे मालदीव हो गया या बहुत सी इंडियन ओशन की कंट्री छोटी छोटी हैं, वहाँ पे उसने अगर बेस बना लिया तो इंडिया को काफ़ी वो स्ट्रेटेजिक लॉस पहुँचाएगा। एक और एग्जांपल दूँ तो ये देखिए थाईलैंड है, ये थाईलैंड है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना थाईलैंड की बाउंड्री, ये यहाँ पे कैनाल बन रही है जिसका नाम है क्रा कैनाल। अब इसका इंपॉर्टेंस ये होगा कि अगर अब कोई भी शिप को इंडियन ओशियन से अगर जाना होता है और साउथ चाइना सी में जाना होता है, तो बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का फॉलो करते हैं, यहाँ से फिर साउथ चाइना सी में जाते हैं। लेकिन ये क्रा कैनाल अगर बन गई तो यहाँ से डायरेक्टली वो काफ़ी डिस्टेंस कम हो जाएगा और शिप जो है इजली पास कर जाएगी इंडियन ओशियन से साउथ चाइना सी में। इसमें भी चाइना ने थाईलैंड के साथ उसको भी डेट ट्रैप में फंसा के और काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो क्रा कैनाल में भी उसका हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाए और उस पर काफ़ी अच्छा स्टेक मिल जाए। तो ऐसी बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें चाइना जो है गरीब कंट्रियों को, पुअर कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली एड स्टार्टिंग में प्रोवाइड कराता है, उनको डेट ट्रैप में फंसाता है और बाद में स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट में, अपने स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट में कोई ना कोई पैक्ट करा के उनको लॉस में भेज के खुद का गेन कराता है। ऐसी रही है चाइना की पॉलिसी पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। एक और एग्जांपल जिबूटी पोर्ट है, डी साइलेंट है, इसको जिबूटी पढ़ते हैं। ये अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है ये कंट्री। यहाँ पे भी पोर्ट बना रखा है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर रखा है। और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइना ऐसा कर रहा है, जैसे सूडान हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज है बेसिकली। ये सूडान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इथोपिया हो गया, म्यांमार हो गया। म्यांमार एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो हमारी पड़ोसी भी है। तो ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं चाइना की। अब इंडिया, अब ये इसमें देखिए सबसे ज़्यादा घाटा अगर किसी कंट्री, कोई छोटी कंट्री इस तरीके से डेट ट्रैप में फंसती है चाइना के, और वो कंट्री पड़ोसी है या इंडिया की या इंडियन ओशियन रीजन में पड़ोसी में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे नेपाल हो गया या बांग्लादेश हो गया, ये कंट्रीज़ अगर चाइना के डेट ट्रैप में फंसती हैं और कल को इस तरीके की स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट मिल जाती है चाइना को उनके रीजन में, उन कंट्रीज़ के रीजन में, तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा। क्योंकि चाइना एकदम हमारे, अगर मैं बहुत इजी वर्ड में बोलूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि चाइना हमारी छाती पे आके खड़ा हो जाएगा। अभी हम जानते हैं कि चाइना कितना पावरफुल है और हम उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी के सामने और उसके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के सामने कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। पूछेंगे कि बेसिकली फिर इंडिया कर क्या रहा है इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, क्या किसी तरीके से इंडिया मालदीव की हेल्प करेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पिछले कई सालों में जब से मालदीव में नई गवर्नमेंट आई है, इंडिया काफ़ी प्रो मालदीव रहा है। हालांकि हमेशा इंडिया जानता है कि मालदीव की क्या इंपॉर्टेंस है, और इंडिया अब्दुल्ला यासीन की गवर्नमेंट में भी मालदीव के काफ़ी हेल्प किया था, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे। हालांकि वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उस समय ज़्यादा था, इंडिया ने काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। लेकिन जब से मोहम्मद सोलेह, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह नए प्रेसिडेंट हैं, आए हुए हैं, काफ़ी इंडिया ने लोन दिया है मालदीव को, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। एक लोन अभी हाल ही में दिया था पेंडेमिक के टाइम में, और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेसिकली 500 मिलियन का कुछ दिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया था। सबसे बड़ा लोन जो मेरे ख्याल से मुझे याद है वो पिछले साल दिया था उन्होंने, 2018 के दिसंबर में दिया था। एडवांसमेंट हुआ था उसका पिछले साल जनवरी वगैरह में। 1.4 बिलियन का लोन था ये। अब आप कहेंगे कि ये 1.4 बिलियन का लोन क्या इंडिया ने पे कर दिया, तो वो 3 बिलियन का लोन, 4 बिलियन का लोन जो मालदीव को पे करना है चाइना को, वो नहीं दे सकता। देखिए इंडिया ने ये, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये लोन ऑल टुगेदर पे नहीं किया, इसको किस्तों में दिया, और अभी तक शायद इसकी इंस्टॉलमेंट इंडिया दे रहा है, जिसका इंटरेस्ट बाद में मालदीव देगा इंडिया को। तो अब आप मुझसे कहेंगे कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता, 3 बिलियन का ही तो लोन है, इंडिया दे नहीं सकता, इतनी बड़ी इकॉनमी है। देखिए अगर ऐसा होगा तो आप ज़रा सोचिए कितनी कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन में, और कितनी कंट्रीज़ हैं जिससे इंडिया बॉर्डर करता है, उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। कल को ऐसा होगा कि ये सारी कंट्रीज़ चाइना से लोन लेंगी और डेट ट्रैप में फंसेंगी, और उनको ये कहीं ना कहीं सिक्योर रहेंगे उस बात के लिए वो कि चलो हम तो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, ठीक है, एट लास्ट जब भी कुछ भी सिचुएशन ख़राब होगी इंडिया हमारी हेल्प करेगा। तो ये उनका मोरल जो है बूस्ट होगा, और वो गलत तरीके से होगा। इस तरीके से हम फिर सारे कंट्रीज़ को सपोर्ट तो कर नहीं सकते। तो इंडिया अगर इसमें मालदीव की हेल्प करता है तो मोस्ट वेलकम डिसीजन होगा वो, लेकिन अगर नहीं करता है तो भी वो ठीक ही होगा, क्योंकि इस तरीके से करना नहीं चाहिए।
कल को अगर मालदीव का आज अगर हेल्प कर दिया इंडिया ने, तो कल को और भी कंट्रीज़ हैं जी जो इस तरीके का मूव करेंगी। और इंडिया किसको किसको, हमारी भी इकॉनमी हमें भी बूस्ट करना है। चाइना हमसे काफ़ी आगे है, हम उसका कंपटीशन नहीं कर सकते हर जगह। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई नेम इज़ नितेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोटबुक। थैंक यू।